तो पलायन का विषय आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष ने कोशिश की थी कि इस मुद्दे को भुनाया जाए। ये अलग बात है कि विपक्ष नहीं भुना सका। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय हम करवाते हैं। पवन तोमर जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा दसोनी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, मैडम आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही अमरेंद्र विष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल मैं यहाँ पर पवन तोमर जी आपके पास आऊंगा। पवन जी आवाज पहुंच रही है सर? आपका आवाज कम आ रही है उधर से बहुत। जी पवन जी, मेरा सवाल यह है कि पलायन एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से उत्तराखंड में रहा है। इस समस्या से निजात पाना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरह से, और इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कम रहा है उसके पीछे पलायन एक बड़ा कारण। कितनी बड़ी चुनौती है और अब कैसे आप निपटेंगे, क्योंकि 2025 की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जी कहते हुए नजर आए, क्या संभव हो पाएगा? जी सोनी जी, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा आज अपनी डिबेट में ये सिलेक्ट किया है। देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने बोला भी है, और मेरे सभी राजनीतिक पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं सभी सुन भी रहे होंगे। सरकार पलायन को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर है, और इस गंभीरता को आपने देखा होगा कि हमने अभी जो है पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अनेक सारी योजनाएं उसमें दी है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पलायन को रोकने के लिए हमने एक समिति गठित की है, और उस समिति के माध्यम से एक आयोग का गठन किया है, और उस आयोग के माध्यम से ये तय होना है कि प्रत्येक ग्राम सभा में हम एक अपना व्यक्ति नियुक्त करें, वो प्रत्येक ग्राम सभा में बैठ करके पूरी समस्याओं को सुने और देखे कि पलायन आखिर किन वजह से, किन कारणों से हो रहा है, क्या उनको परेशानी है, और उनका संपूर्ण समाधान ग्राम सभा स्तर पर हो। कई सारी योजनाएं सरकार ने, हमारी योजनाएं जो है वो शुरू भी की है। होम स्टे योजना, होम स्टे योजना के अंतर्गत जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें हमने युवाओं को एक रोजगार देने के माध्यम से, पर्यटन का बढ़ावा देने के माध्यम से हमने कहा है कि होम स्टे माध्यम से वहां पर आप रुके, और उनका पुनर्निर्माण भी हमने करा है, और सरकार ने उस पर बहुत बड़ी सब्सिडी भी दी है। और सब्सिडी देने के साथ साथ रजाई, गद्दे, आपके जो बेड हैं वो हमने वहां पर उपलब्ध कराए हैं, और उसमें सकारात्मक परिणाम आए हैं। और इसी के साथ साथ हमने और बहुत सारी योजनाएं जो है शुरू की है। ट्रेकिंग मार्गों पर भी जितने होम स्टे हैं विशेष प्रोत्साहन उनको दिया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अंतर्गत तमाम सारी योजनाएं, पवन तोमर जी, तमाम सारी योजनाएं आपने उंगलियों पर गिनवा दी सर। आप जो जिक्र कर रहे हैं, पलायन आयोग का गठन किया था 2017 में हुआ था, और 2018 की जो रिपोर्ट थी, 1 साल की रिपोर्ट, कोई असर नहीं रहा सर, धरातल पे नहीं जाता हुआ दिखाई दिया। दूसरी बात, क्लिनिकल एस्टेब्लिश एक्ट क्या हुआ सर उसका? ये भी आप लोगों की तरफ से बनाया गया था, कितना असर दिखाई दिया इसका? सोनी जी, अभी आयोग का जो गठन होने जा रहा है 2018 का आयोग, और अब के आयोग में भिन्नता पाएंगे आप इसमें देखेंगे, इसमें धरातल पर काम हुआ भी है और काम होने जा रहा भी है। अभी जैसे मैंने बताया, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अंतर्गत हम नव युवकों को सरकार जो हमारी है सब्सिडी दे रही है। 16 इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम अलग से, हमारी सरकार ने विंग बनाई है। अनेक तरह की योजनाएं, और अभी आप देख रहे हैं कि सरकार की संवेदनशीलता, सरकार की चिंताएं, ये कोई नई, मैं इसके बीच में भी कहना चाहूंगा कि ये नई समस्या नहीं है, ये समस्या ऑलरेडी पहले से चली आ रही है, लेकिन इन पर हमने धरातल पर कार्य किया है, और वो कार्य जो है अभी आपको इसके सकारात्मक जो है परिणाम सामने आ भी रहे हैं और आ भी रहेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी एक मीटिंग अभी हाल ही में की है, जिसमें ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं
कि ऐसी हमारी जो योजना है, जो ग्राम स्तर पर बैठ करके व्यक्ति उनकी समस्याओं को सुने, उनकी चिंताओं पर गहनता से विचार विमर्श करें, और ये सारी चीजें बड़ी संवेदनशीलता से कार्य इस पर हो रहा है। ठीक है गरिमा सोनी जी, सरकार बहुत गंभीर है जी, पलायन सोनी। को लेकर और लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये मुद्दा भी बहुत अहम था और विपक्ष ने कोशिश भी बहुत की, लेकिन आप इस मुद्दे को चुनाव में भुला नहीं सके, ये अफसोस की बात है। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि वो तो बहुत गंभीर है, कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और सब धरातल पर उतर भी रही हैं और इसके आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। 2025 तक का समय सीएम धामी ने कहा है कि इस चुनौती से निपट लेंगे। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, क्या कहेंगे? और है अफसोस का विषय ये है कि चैनल के द्वारा जो विषय हमें बताया गया, यहाँ पहुंची हूँ तो विषय ही कोई और है। और ऐसा जिस तरह से 8 मिनट से तोमर जी बोल रहे थे, आपको यदि लगता है जो विषय यदि आपको पता है उस विषय पर भी मैं चर्चा करूंगा। विषय दोनों ही है, क्रॉस वोटिंग को लेकर यदि चर्चा उस पर भी आऊंगा। मुझे लेकिन फिलहाल इसका जवाब दे दीजिए। कोई बात नहीं, पलायन पर भी बोलने में कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन बताया हमको क्रॉस वोटिंग गया था और जिस हिसाब से तोमर जी पिछले मैडम मुद्दा ये भी है, आप लोगों ने बहुत कोशिश की इसको भुनाने की। क्रॉस वोटिंग पर भी मैं सवाल करूंगा मैडम, दोनों ही मुद्दे। मैं पूरा कर लूं अपना जी। 8 मिनट से तोमर जी बोल रहे हैं पलायन पे, और जिस तरह से डेटा लेकर बैठे हैं तो लग रहा है कि तोमर जी को अलग टॉपिक और मुझे अलग टॉपिक बताकर यहाँ बुलाया गया है। लेकिन तोमर जी धरातल पर फासला बहुत है। जो ये आप तोमर जी, मैं बीच में नहीं बोली, आप 8 मिनट बोले। तोमर जी आप 8 मिनट बोले। अगर इस तरह से डिबेट करनी है तो मैं डिबेट छोड़ के चली जाती हूँ। फिर आप ही बोल लीजिए। तोमर जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। अपनी बारी पर बोलिएगा सर, सबको भरपूर समय दूंगा और हम शांति से दोनों सुनते रहे। अब आपको ठीक है सर, अपनी बारी पर बोलिएगा। मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप सभी मेहमानों से। सब्र तो रखिए, विपक्ष की बातों को सुनने का मादा तो अपने अंदर इतना तैयार कर कीजिए। आपने जितना कुछ पढ़ा तोमर जी, वो कागजी है, वो अखबारों में है या वो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। धरातल की हकीकत कुछ और ही है। जैसे कहते हैं ना, जन्नत की हकीकत तो कुछ और ही है भाई साहब। हकीकत यह है कि जिस होम स्टे योजना की डुगडुगी आप पीट रहे हैं, वो माननीय हरीश रावत जी के द्वारा शुरू किया गया था। और तो और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहती हूँ कि जिन कंपनीज के साथ हमने करार किया होम स्टे के लिए, बियाबान पड़े हुए हमारे जो अबंडेंड गांव थे, जिनको आबाद करने का, जिनके साथ जिन लोगों के साथ करार हुआ था, वो लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी सरकार में। पिछले 5 साल भी किया और अभी भी कर रहे हैं। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये माननीय हरीश रावत जी के द्वारा शुरू किया गया और दूसरे राज्यों को का अनुसरण करते हुए किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई ऐसे राज्य हैं जहां ये योजना ऑलरेडी चल रही थी और काफी सुखद परिणाम इसके मिल रहे थे। अब पलायन क्यों नहीं होगा एंकर महोदय, जब हमारे चमोली के हेलंग गांव में पर्वतीय अंचल की मातृ शक्ति के साथ जो व्यवहार हुआ, अपने मवेशी के लिए चारा ले जाने वाली महिला के साथ जो अभद्रता की गई, चीना झपटी और जिस तरह की जोर आजमाइश CISF के जवानों ने की, ऐसे में पलायन नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी बताइए। अपने मवेशी को पालने के लिए अगर चारा तक काटना, जो हम लोग बात करते हैं जल जंगल और जमीन, जल जंगल जमीन की बात हमसे की जाती है कि उसके लिए उत्तराखंड जाना जाता है। अगर उस पर भी हमारा अधिकार नहीं है तो फिर इस पृथक पहाड़ी राज्य का औचित्य क्या रह जाता है, मेरी समझ से परे है। और पलायन मुख्यतः देखिए, एक मजबूरी का पलायन होता है, एक स्वतः जो है बेहतर जिंदगी की तलाश में होता है। जो मजबूरी का पलायन होता है वो होता है अस्पतालों के अभाव में, वो होता है नौकरी के अभाव में, वो होता है खेती को जब उजाड़ने के लिए वहाँ जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उस जंगली जानवर से निजात दिलाने के लिए ये सरकार क्या कर रही है। ना सुअर के लिए कुछ हो रहा है, आए दिन गुलदार जो है हमारी मातृशक्ति को ले जा रहा है या छोटे बच्चे को ले जा रहा है। क्या कर रही है सरकार, किसको मुआवजा दे रही है, कितना हंटिंग कर रही है इन मैनेजर्स। ठीक है मैडम, कोई तैयारी सरकार की नहीं दिखती। कई वजह से पलायन होता है, कई कारण होते हैं पलायन के, आपने तमाम कारण गिनाए। गरिमा जी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी प्रचंड बहुमत सरकार को, जब कोरोना काल में 4 लाख से ज्यादा प्रवासी यहाँ आए थे उत्तराखंड। उस वक्त अगर योजनाओं में दम होता तो पांव ठिठकते ना। अपनी जमीन से दूर जाने का किसका मन करता है, अपनी जन्मभूमि से, अपने लोगों से दूर रहने का किसका मन करता है।
तो योजनाओं में दम नहीं था, घोषणाओं में ठीक दम है, नहीं था, योजनाओं में दम नहीं था, पलायन आयोग की योजनाओं रिपोर्ट का है क्रियान्वयन कि नहीं हुआ, धरातल पर नहीं उतरी। 99% विपक्ष क्या कर रहा था लोग वापस चले मैडम? गए। सुनिए गरिमा जी, आप लोगों ने घोषणा पत्र में भी पलायन के मुद्दे को शामिल किया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई तो इससे तो यही लगता है ना कि पलायन मुद्दा नहीं रहा चुनाव में, नहीं भुला नहीं, सके। आप केवल वोट से कोई चीज नहीं आंक सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वोट फलाना पार्टी नहीं को तो यहाँ पड़ा है आपकी वो तरफ से फलाना कोशिश पार्टी नहीं की गई, रामराज्य ले या आई। फिर ये मुद्दा हम नहीं रहा। अपने चारों तरफ- नहीं, एंकर इसमें साहब, आप क्या कहेंगे? ये कोई पैमाना नहीं होता। ये कोई कैसे पैमाना नापेंगे नहीं आप ये होता। बताइए। ये कोई पैमाना नहीं आप होता। अपने पैमाने से आपके बता कह देने दीजिए। भर से, आपके कह देने भर से नहीं, कह देने से क्या, जनादेश जो मिला है, या तो आप मुद्दे को भुना नहीं सके या फिर ये मुद्दा था ही नहीं। धारचूला खाली हो रहा है, पिथौरागढ़ खाली हो रहा है, क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? मैं भटका रही हूँ आप तो पलायन देखिए, का ही बोल आप रही हूँ कह भाई। रही हैं कि मुद्दा वोटों भटकाना से क्या किसको होता कहते हैं? है। अरे वोटों से ही तो हुआ, हमारी योजनाओं को हमारी उत्तराखंड की जनता ने सराहा और उनको अपने मन में उतारा, इसीलिए तो हमारी पार्टी को वोट मिला, इसीलिए तो बदनाई। आपकी पार्टी को जनता ने नकार दिया, आपकी योजनाओं के जनता ने नकार दिया आपको, क्योंकि पार्टी को पता था कि कांग्रेस पार्टी केवल बात करती है, धरातल पर कोई कार्य नहीं करती। चलिए ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। मैं विष्टि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बाहर का मुद्दा है। अमेंद्र विष्टि जी, मैडम रुक जाइए। गरिमा जी रुक जाइए मैडम, और भी मेहमान है, सबको बोलने का समय दीजिए, बारी बारी से फिर आपके पास आऊंगा। गरिमा जी मेरा निवेदन है, आप रुक जाइए मैडम, फिर से लौटकर वापस आपके पास आऊंगा, भरपूर समय मिलेगा। अमेंद्र विष्टि जी, आप कैसे देखते हैं पलायन मुद्दे को? कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर हो जाता है, और सरकार जो दावे कर रही है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या स्थिति नजर आती है आपको आने वाले समय में उत्तराखंड से? ये जो पलायन का मुद्दा है ये गायब होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां पर हालात ठीक होंगे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि वो पूरी तरह से गंभीर है। रुक जाइए गरिमा जी, आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल अमेंद्र विष्टि जी से। उत्तराखंड की जनता पहचान चुकी है कि उत्तराखंड में मैडम आप अगर आप लोग एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो शायद चर्चा नहीं हो पाएगी। तो मेरा निवेदन है, जी सोनी जी, आप सभी अच्छी पार्टियों के, बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, ठीक है, और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग रुक जाइए और अपनी अपनी बारी पर अपनी अपनी बात रखिए। मेरा सवाल विष्टि जी से, विष्टि जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी आप लोगों के पास आऊंगा। देखिए, इस शोरगुल में मैं आपकी आवाज, आपके सवाल को सुन नहीं पाया, एक बार आप रिपीट करेंगे तो मैं फिर मेरा सवाल ये है कि पलायन एक बड़ा मुद्दा हो जाता है और अब आप लोग विपक्ष में भी है। ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कुछ खास नहीं कर सकी विधानसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी अब आप लोगों ने वहां पर एंट्री तो कर ही ली है। सरकार जिस तरह से गंभीर नजर आ रही है, आपको क्या लगता है आने वाले समय में पलायन से लोगों को निजात मिल सकेगी? जिस तरह से सरकार की सक्रियता है और सरकार जो पलायन को लेकर योजनाएं चला रही है, जो गठन किया जा रहा है, समितियों का गठन किया जा रहा है, इससे इसके कितने सफल परिणाम और सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? विपक्ष के नाते सरकार के दावों से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए राजेश भाई, यदि समितियां बनाने से या पलायन आयोग बनाने से यदि पलायन पर रोक लगाई जा सकती तो अब तक 5 सालों में ये पलायन समाप्त हो जाना चाहिए था। और अब नया कोई आयोग नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि उसके नाम को बदला जा रहा है, और नाम बदल करके समाधान नहीं निकलेगा। और मैं तो जो योजनाओं की आप बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी जिन योजनाओं के बारे में बता रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो चुटकुला सुना रहे होंगे आपकी डिबेट के भीतर। अब आप बताइए कि इनकी गंभीरता कितनी है पलायन को लेकर के उत्तराखंड में, कि यहाँ उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए जल, जंगल और जमीन, ये सिर्फ 3 चीजें हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने की आवश्यकता है। जैसा गरिमा जी ने कहा कि नीतियां बनाने से पलायन रुकेगा, ये आयोग बनाने से पलायन नहीं रुकेगा। आप बताइए कि गांव में, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बता रहे थे कि गांव में एक कर्मचारी की नियुक्ति कर देंगे और वो पता करेंगे उस गांव में कि वहां की क्या दिक्कतें हैं। मुझे बताइए कि इनका जो पूरा सिस्टम है, जिसमें आंगनवाड़ी है, जिसमें आशा कार्यकर्ती है, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी है, जिसमें ग्राम पंचायत राज अधिकारी है, जिसमें पटवारी है, वो क्या कर रहे हैं? वो घास छील रहे हैं क्या?
क्या उनको नहीं इस बारे में मालूम कि क्या समस्या है, किन कारण से अपलायन हो रहा है? इनके नेता अगर पहाड़ में रह रहे होते तो इनको ये इस तरह की बात नहीं करते। राजेश भाई ये बताइए कि मैं उत्तराखंड को बनाए जाने के पीछे की जो मूल आप हर काम को हल्के पल से लेते हैं। आंगनबाड़ी का कार्य क्या है, जिलाधिकारी का कार्य क्या है, उत्तराखंड में और एक उनका जो स्थिति ये है कि वहाँ पर सिर्फ जल है, सूखे जल है, वहाँ जल नहीं मिलेगा। इन्होंने जल के बारे में जो योजना बनाई वो पूरी तरह फेल है। पहले जो पानी आता था, ठीक है पवन तोमर जी, ये बहुत अहम बात हो जाती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में भी आपके नेता है लेकिन वहां से चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा होता है। मैदानी क्षेत्रों में आकर नेता चुनाव लड़ते हैं, पलायन पर कोई बात करना नहीं चाहता। और दूसरी बात, ठीक है, यदि ये कह रहे हैं कि वाकई और भी आपके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, क्या वो इससे अनभिज्ञ हैं, उन्हें जानकारी नहीं है जो अलग से आपको वहां पर एक व्यक्ति जो है वो तैयार करने की जरूरत पड़ रही है कि वो अब पूरी जानकारियां वहां की रखेगा? सोनी जी पूरी बात आने देते तो ज्यादा बेहतर होता। पवन तोमर, पूरी बात तो तब होगा ना जब स्पष्टता हो बात में आपकी। नहीं, मैं स्पष्टता कह रहा हूँ। देखिए तोमर जी, अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या के लिए स्पेशल नियुक्त किया जाता है तो इसमें आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है? फिर अच्छा एक बात बताइए, पटवारी क्या काम कर रहा है? पंचायत विकास मंत्री क्या कर रहा है? ग्राम विकास मंत्री क्या कर रहा है? ये जो गांव की सरकार है ये किस लिए बनी है? और आप उत्तराखंड में चुनाव जीत करके आ रहे हैं, क्या आपको नहीं पता उत्तराखंड में पलायन के क्या कारण है? ये आपको अभी तक 22 सालों में पवन भाई अभी तक आपको पता ही नहीं चला कि आखिर उत्तराखंड में पलायन के क्या कारण है? इसके लिए ये हास्यास्पद बातें, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें मत करिए प्लीज। ये उत्तराखंड पलायन पर ही काम करेंगे। अरे पलायन पर काम पलायन पर है क्या आपको? देखिए मेरा सुझाव ना लीजिए पता हो पवन भाई, मेरा सुझाव आप दोनों को रोकूंगा। सरकार को पलायन के मुद्दे पर ठीक है, सरकार सख्त है, गंभीरता दिखा रही है और 2025 तक बात भी कही जा रही है कि पलायन मुक्त देश होगा। पलायन की समस्या अब उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलेगी। गरिमा सोनी जी, अब मैं आपके पास आता हूं जिस मुद्दे का आपने जिक्र किया, क्रॉस वोटिंग। ठीक है मैडम, क्रॉस वोटिंग पे बात करेंगे। बात की जाती है और कांग्रेस की एकजुटता को लेकर लंबे समय से सवाल उठते भी रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है, इसे क्या कहा जाए? पवन जी रुक जाइए सर, गरिमा जी से मेरा सवाल है सर, आ रहा हूं आपके पास। पवन जी रुक जाइए सर, पवन जी रुक जाइए। पवन जी रुक जाइए। नहीं बैठाया जा रहा, एक सरकारी अधिकारी की आप मुझे बताइए, चिंता करेगा। मैं ग्राम स्तर पर 5 लोगों के नाम बता सर रहा आप हूं। दोनों को रोकना चाहूंगा, अमेंद्र विष्टी जी और पवन तोमर जी। मेरा सवाल गरिमा जी से है। वो इस काम को नहीं कर सकते क्या? ग्राम विकास अधिकारी इस काम को क्यों नहीं कर पाएगा? विष्टी जी रुक जाइए सर। ग्राम पंचायत अधिकारी क्यों नहीं कर पाएगा? आप बताइए ना। पटवारी नहीं कर सकता पंचायत अधिकारी क्या काम कर रहे हैं? कार्य होते हैं वो क्या काम कर रहे हैं? संबंधित होते हैं। आपके जो ग्राम प्रधान है, आपके जो जिला पंचायत सदस्य है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, आपके जो पवन जी और विष्टी जी की आवाज को नीचे गिराइए, मैं टीम से चाहूंगा। ठीक है, गरिमा जी आप तक आवाज पहुंच रही मैडम? पंचायतों के प्रतिनिधियों से आंकड़े दीजिए, सरकार लटकाना चाहती है। अगर उनका सहयोग की स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, जल जमीन को लेकर के नीचे बनाइए। कितने लोग हैं? सर रुक जाइए, पवन जी रुक जाइए, अब आप ही आप बोल। विष्टी जी रुक जाइए सर, विष्टी जी रुक जाइए। अपनी अपनी पार्टी की बात रखने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप राजनीतिक जनता देख रही है सर, क्या संदेश जाएगा? एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हुए हैं और आप लोग बात को मानने को तैयार नहीं। आपको यही पलायन होगा कि आपका जो पलायन आयोग के जो अध्यक्ष करके सर रुक जाइए सर। गरिमा जी आप तक आवाज आ रही है? आपको जानकारी गरिमा जी आप सुन पा रही हैं? जी मैडम मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि आपने जो जिक्र किया था मुद्दे को लेकर,
क्रॉस वोटिंग पर बात करनी। मैडम, एकजुटता की बात कही जाती रही कांग्रेस की, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या वाकई अब ये पता चलता है कि कांग्रेस में कहाँ एकता है? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो तो कांग्रेस को घेरते ही रहे एकजुटता को लेकर, और यहाँ पर तो ये तय हो गया कि आपके ही कुछ विधायकों ने यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार को वोट दिए। नहीं, देखिए, एक तो क्रॉस वोटिंग पहली बार हो नहीं रही है देश के इतिहास में। बहुत बार पहले भी काफी लोगों ने और काफी दलों ने अपने मनचाहे व्यक्ति को क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। कांग्रेस पार्टी भी हतप्रभ है कि 19 विधायकों में से 2 आते नहीं, और 17 लोग जो आते हैं उसमें से 2 लोग, उनमें से एक का खारिज हो जाता है, खराब हो जाता है, वोट रद्द कर दिया जाता है, और एक का पता चला है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। और ये जांच की जा रही है कि कौन व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी भी ये अपेक्षा करती है कि जिस व्यक्ति ने इतनी दलेरी दिखाई है कि वो कांग्रेस के हाथ के पंजे पर चुनाव लड़ता है, कांग्रेस के दमखम पर जीतकर विधायक बनकर आता है, लोग उसके ऊपर विश्वास इसलिए जताते हैं, उसके क्षेत्र के लोग, कि वो कांग्रेस का सिपाही है और वो कांग्रेस की ही पीठ में छुरा भोंकता है। तो कांग्रेस भी अब अपेक्षा करती है कि जब एक दलेरी वहां दिखा दी थोड़ी बहुत आपने क्रॉस वोटिंग करके, तो फिर दूसरी दलेरी भी दिखा दीजिए। इसमें फिर इतना मक्कारी क्यों दिखा रहे हैं? आपको खुल के सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, मैंने की है क्रॉस वोटिंग, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको ना देकर मैंने द्रौपदी मुर्मू को दिया है। ये उस व्यक्ति से हम अपेक्षा और दरकार कर रहे हैं कि फिर बहादुरी दिखाएं और सीना चौड़ा करके सामने आए, क्योंकि अनुशासनहीनता तो देखिए बनती है। शुक्र है मैडम, इस बार आप लोगों ने ये तो स्वीकार कर लिया कि इसमें कांग्रेस के सिपाही की गलती है जो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर रहा है। कम से कम बीजेपी पर तो ये आरोप नहीं लगाया कि बीजेपी यहाँ पर क्रॉस वोटिंग करवा रही है। विधायकों को खरीदने के आरोप, तो खरीद फरोख्त के आरोप आप पहले से लगाते रहे। इससे इस बार कम से कम ये तो लगता है कि आपने ये आरोप नहीं लगाया, ये स्वीकार कर लिया कि वाकई कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, फूट है, जिसका नतीजा है क्रॉस वोटिंग हुई है। गरिमा जी, चलिए, गरिमा जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है और समय भी खत्म होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में पलायन का मुद्दा हमेशा से चर्चाओं में रहा है और यही वजह है, एक बार फिर सरकार इसको लेकर सख्त नज़र आ रही है। सरकार ने पलायन समिति का गठन भी किया है और सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले 2025 तक पलायन के मुद्दे से सरकार प्रदेशवासियों को निजात जरूर दिलाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि वाकई सरकार जो दावा कर रही है वो दावा सच होता है नहीं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़।